अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बरह रास्त दिन भर के साथ में रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। बुलेटिन की शुरुआत आज दिन की बड़ी खबर से करते हैं, जो वादी कश्मीर के मारूफ आलिम दीन के वादी कश्मीर के मारूफ मजहबी आलिम दीन अल्लामा आगा सैयद मोहम्मद बाक़िर अल-मौसवी जो मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वो 85 बरस के थे। इतलात के मुताबिक आगा बाक़िर ने गुज़श्ता दरमियानी शब SMHS अस्पताल में आखिरी सांसें ली। आगा बाक़िर का नमाज जनाजा आज नमाज जुमा के बाद बडगाम में आबाई कब्रिस्तान में अदा किया गया। उनके नमाज जनाजा में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिनमें मारूफ मजहबी व सियासी शख्सियात ने भी शमूलियत इख्तियार की, जिनमें वज़ीर आला उमरुल्लाह भी शामिल थे। और इसके बाद उन्हें पूर्णम आँखों के साथ मुकामी आस्थान आलिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। आगा सैयद मोहम्मद बाक़िर बडगाम के मारूफ आगा ख़ानदान के एक इंतहाई मुमताज़ मुअतबर शख्सियत थे। आपने इब्तदाई तालीम जामिया बाबुल इल्म बडगाम से हासिल की और मज़ीद तालीम के लिए नजफ़ अशरफ का रुख किया। इसके बाद 1982 में वापस वादी लौटे और अपनी पूरी ज़िंदगी खिदमत दीन में गुजारी। अब आगा बाक़िर ने कई किताबें भी तसनीफ़ की हैं। आगा बाक़िर को अरबी, फ़ारसी, उर्दू और कश्मीरी अदब पर दस्तरस हासिल थी। उधर वज़ीर आला उमरुल्लाह, PDP सदर महबूबा मुफ्ती सजाद गनी लोन, आगा रूहुल्लाह मेहदी और दीगर कई सियासी व समाजी और मजहबी लीडरान ने अलग अलग पैगामात के ज़रिए उनके इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। नहीं है लॉस ना, मजहबी रहनुमा हैं, उनको कौम कितना मानती है वो आप इस बात से तय कर सकते हो कि उनके जनाजे में कितने लोग शिरकत करने आए। और जाहिर सी बात है उनका आज कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसे तक वो बीमार रहे, आज फौत हुए। जम्मू कश्मीर के लिए तो ये नुकसानदेह है ही है। और मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि उनको जनरल फिरदौस में आला मुकाम हासिल हो। नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी ख़त्म करने के लिए पुलिस का अहम किरदार है। LG मनोज सिन्हा ने गांदरबल के मानीगाम इलाके में 16वीं पासिंग आउट परेड के दौरान परेड का मुआयना किया और इस दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वालों को एजाज़ात से भी नवाजा। इस दौरान 438 कांस्टेबल्स ने ट्रेनिंग मुकम्मल की। तकरीब में पुलिस सरबराह नलिन प्रभात और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वहीं अपने खिताब में LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ़ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी ख़त्म करने के लिए पुलिस का अहम किरदार है और इससे पहले भी पुलिस ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स देश की सबसे सम्मानित तथा सबसे गौरवशाली पुलिस फोर्स है। आज दीक्षांत समारोह के दौरान आप सभी को त्याग, समर्पण, पराक्रम, पुरुषार्थ, सेवा और बलिदान के द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स की समृद्ध परंपरा आगे बढ़ाना है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स आर्मी तथा सुरक्षा बलों द्वारा कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर नियंत्रण पाने में काफी हद तक सफलता मिली। जम्मू संभाग में जो अपेक्षा के साथ हुआ करता था, वहाँ कोशिश की जा रही है इसलिए आतंकवाद को निंदा करने। मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर पुलिस पर, जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बलों और सेना का सामूहिक संकल्प जम्मू तथा कश्मीर दोनों संभागों को आतंकवाद से मुक्त कराना। और मैं आप सबका आह्वान करना चाहूँगा जिस प्रतिबद्धता के साथ घाटी में आतंकी घटनाओं पर अंकुश लगाने में आपको सफलता मिली, जम्मू में भी उस संकल्प को दोहराना होगा। सभी एजेंसी को मिलकर के एक मजबूत टीम की तरह पड़ोसी मुल्क के षड्यंत्र को जड़ से उठा। इस दौरान पुलिस सरबराह नलिन प्रभात ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस इंसदाद मिलिटेंसी के ग्रिड को मजबूत बना रही है और साइबर मुजरिमों से निपटने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस सरबराह ने मिलिटेंसी ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए मरकजी सरकार की ताउन का इस दौरान शुक्रिया अदा किया। आतंकवाद विरोधी ग्रिड और ऑपरेशनल क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। अब इस प्रयास में भारत सरकार
एवं गृह मंत्रालय के निरंतर समर्थन के लिए आभारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस अपने कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले एक साल में शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि, स्कॉलरशिप्स, सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को विशेष कल्याण राहत सहित विभिन्न पुलिस कल्याण योजनाओं के तहत तकरीबन 94 करोड़ का वितरण किया गया है। इसके अलावा एसपीओ के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 4 करोड़ के। उधर मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक को आज एक बार फिर से जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। आज मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें हर जुमा को बिला जवाज़ घर में नज़रबंद किया जाता है। मीरवाइज ने नज़रबंदी को उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करार देते हुए लिखा कि जब पाबंदी जामा मस्जिद श्रीनगर और मीरवाइज इदारे को कमज़ोर करने के एक बड़े एजेंडे का हिस्सा है जो तारीख़ी तौर पर इस खित्ते की रूहानी और सियासी ज़िंदगी में मरकज़ी हैसियत रखती है। उधर पीडीपी ज़िला यूनिट पुंछ की जानिब से पार्टी ज़िला सदर शमीम अहमद गनाई की क़यादत में तहसील हेडक्वार्टर मंडी में वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर पीडीपी के लीडरान ने वक्फ तरमीमी एक्ट नामंजूर और दीगर मसाइल को लेकर नारेबाजी की। मीडिया से बात करते हुए शमीम गनाई ने कहा कि वक्फ तरमीमी एक्ट को किसी भी कीमत पर मुसलमान कबूल नहीं कर सकते क्योंकि ये बराह रास्त दीन इस्लाम में मुदाखलत है। वहीं उन्होंने इस दौरान डेली वेजर्स के मामले पर उमर सरकार को निशाना बनाया। हम इस यजीदियत के खिलाफ, ये उरियानियत के खिलाफ, ये जो जुल्म हो रहा है, ये गुंडे बदमाश जो चोर उचक्के हैं, इनके खिलाफ हमें देखिए हम बाबर करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जहां तक मसला है, मैं आपको कहूं, बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया तो हमारे जज्बात जो है पसपा हो गए, क्योंकि हमें बड़ा, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जमहूरी इदारा था, हम वहां से नाउमीद, हमारी जमीन, हमारी मस्जिद को मिसमार करा के वहां कुछ और बना दिया गया। तो भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जागी है। पिछले दिनों में एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने मोदी साहब की फटकार लगाई कि आपके जितने गवर्नर्स हैं ये रियासती काम काज में दखल अंदाजी करते हैं। वो एक उम्मीद जागी है। तो मैं चाहता हूं आज भी हमारा जो एहतजाज है ये एजेंसियों के जरिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए वहां तक पहुंचे और शायद इस आवाम की खस्ता हालत, पस्ता हालत को देखकर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ से राजौरी में भी आज इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से नमाज जुम्मा के बाद वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस दौरान नमाज जुम्मा के बाद उलमा के साथ साथ लोगों की कसीर तादाद में एहतजाज में शिरकत करते हुए वक्फ एक्ट को दीन इस्लाम में मुदाखलत करार दिया। मुजाहरीन ने इस दौरान कहा कि वो किसी भी कीमत पर इस एक्ट को कबूल नहीं करेंगे। मुजाहरीन ने कहा कि इस एक्ट के ज़रिए सरकार हमामी मसाजिद और कब्रिस्तानों पर कब्जा करना चाहती है। मैं एक मैगजीन में पढ़ रहा था, वहाँ पे आज मेरे मुस्लिम भाइयों मिलिट्री को वक़्फ़ हमारा ये मजहबी मामला है और ये मुदाखलत फी दीन है। हम मौजूदा हुकूमत को कहते हैं कि आप होश के नाखन लो, आप इस तरह की दीन में किसी भी मज़हब में मुदाखलत ना करो। हम पुरअमन लोग हैं, अमन चाहते हैं, आप इस अमन की फ़िज़ा को बदअमनी में तब्दील ना करो। और ये वक़्फ़ जो है ये अल्लाह के नाम पर हमने किया होता है, इसका बदला, इसका जो भी अजर मिलता है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है। हमारे मज़हबी मामलात में मुदाखलत मत करो, लोगों को अमन के साथ, सुकून के साथ रहने दो, इस मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ ले जाओ, लोगों को रोज़गार दो। हर तीसरे दिन कोई ना कोई नया शोशा छोड़ा होता है जिससे लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचती है। हम उम्मीद करेंगे अपनी हिंदुस्तान की अदलिया से कि इंशाअल्लाह पहले भी हमारी हिंदुस्तान की अदलिया के पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हमारी अदलिया को इंसाफ के साथ जाना जाता है। तो इंशाअल्लाह आगे भी हमें उम्मीद है कि ये जो फैसला अदलिया से आएगा वो इंशाअल्लाह लोगों के जज्बात को। उधर बड़गाम ज़िला इंतखाबात के हवाले से एनसी के लिए मैंडेट का मामला मज़ीद दर्दसर बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां से एनसी के रुकन पार्लिमान आगारुल्लाह मेहदी की तरफ से हल्के के मुकामी उम्मीदवार को ही टिकट देने की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ से अब करीब 200 अफराद ने एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से नासिर असलम वानी को टिकट देने की मांग की है, जो इस वक्त वज़ीर आला के मुशीर भी हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी नासिर असलम वानी को ही टिकट देने की कोशिशें की जा रही हैं। लोगों के एक ग्रुप ने इस दौरान बताया कि अगर दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार बाहर से आकर
بڑگام میں الیکشن لڑ سکتے ہیں تو ناصر اسلم وانی کیوں نہیں، جنہوں نے ان کے کئی معاملات کو بھی حل کیا ہے۔ یوتھ فورم بڑگام سمیمت یتنس امی کت خطر اس رات ویڈیو وائرل گو وُپر کس تان مرد آدم نفر سہ پنس پانس یوتھ ونان تو تمے خطر درائس ونکس دپ ات کھلبلی گمز ونکس کنسٹچوئنسی مز گمت عمر صبس ناصر صبنہ خاطر 200 نفر کم سے کم 200 نفر گمت فاروق صبس تو عمر صبس تہ کہ اس دن سا ناصر صب ناصر صبس تہ کر رکویسٹ واریاہ کہ ثیت 3 ؤریو پہ گاش تھوکمت اس دی گاش واپس تم متعلق آو تہ سہ اوتر دن یہ نظر اس دریاوک مسئلہ یہ ترنت گو سہ حل ڈیو کامس گو سہ پانے ترنت کور تم حل باقی مسئلہ انشاءاللہ یم گھن اس تیل حل ییٚلہِ اس ناصر صٲب ونکس یہ اس بڈگامس مز کینڈیڈیٹ روحلا صبس ورٲے کٕہٕنۍ بیٚیہِ چھِ ونکس عام طور کتھ ونان ہے یہ آؤٹ سائڈ ونکس سٲری لڑنہِ یِوان نذیر خان صٲب ییٚتیُک سُہ بیٖروُک اچھا یاسین حکیم یاسین صٲب خان صٲب جبران ڈار کتیُک تان مہراج صٲب کتیُک تان ییٚلہِ تِم آؤٹ سائڈ پٮ۪ٹھ یِن لڑنہِ یہ ناصر صٲب ہُمام باسان اَسہِ گَریُک نفر۔ ادھر کانگریس جنرل سیکرٹری اور جموں کشمیر پارٹی انچارج ڈاکٹر سید نصیر حسین نے مرکزی سرکار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات ختم ہونے کے بعد مرکزی سرکار نے ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ دیا تھا تو آج 6 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ریاستی درجہ بحال کیوں نہیں کیا گیا۔ جموں کشمیر کے دورے کے دوران جموں میں ایک پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے نصیر حسین نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے تو خود ہی بھی ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کو لے کر کانگریس نے پورے جموں کشمیر میں مہم بھی چلائی ہے اور ریاستی درجے کی بحالی کے لیے کانگریس اب پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائے گی اور اس سلسلے میں کانگریس صدر وزیر اعظم کو بھی خط لکھیں گے۔ وہیں اس دوران انہوں نے نیشنل ہیرالڈ کیس میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے خلاف ای ڈی کی طرف سے دائر چارج شیٹ کو کانگریس قیادت کے خلاف انتقامی کارروائی قرار دیا۔ کولیشن کی سرکار بنی ہے، مضبوط سرکار بنی ہے، اب اس میں اسٹیٹمنٹ دینے میں ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کہا تھا، انہوں نے اناؤنس کیا تھا، پرائم منسٹر نے بھی کیا، امت شاہ جی نے بھی کیا، گृہ منتری نے بھی، تو اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ ہماری ریاست ہمارا حق کر کے ہماری پارٹی کی طرف سے پورے جموں کشمیر میں ایک مہم چھیڑی گئی، ہمارے لیڈرز پورے ڈسٹرکٹس میں گئے، لوگوں کو اکٹھا کیے، وہاں پہ اپنی بات رکھی اور سرکار سے لگاتار ڈیمانڈ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈیمانڈ لگاتار ہم لوگ کرتے رہیں گے، اس کے خلاف اس کے لیے لڑتے رہیں گے اور پارلیمنٹ میں بھی ہم لوگوں نے بات اٹھانے کی، الگ الگ بلز میں بات اٹھانے کی کوشش کی۔ کشمیر کی جب بات آئی، بجٹ کی بات آئی، اس ٹائم پہ بھی ہم لوگوں نے کہا، کئی اسٹیٹس کا جو بجٹ کا آیا تھا، جو کشمیر کا ذکر ہم لوگوں نے کیا۔ ہمارے میٹنگز میں ہم لوگوں نے ریزولوشن پاس کیے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ کا ڈیمانڈ برقرار رہے گا، ہم سینٹرل گورنمنٹ کو پوری طرح سے دباؤ ڈالیں گے وہ اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے۔ ہمارے ادھیکش بھی ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کو ان دنوں چٹھی بھی لکھنے والا ہے۔ اور احمد آباد میں ہمارا اے سی کا جو سیشن تھا اس میں بھی جو ہے ریزولوشن میں وینڈیٹا پالیٹکس بھارتیہ جنتا پارٹی شروع کی پھر سے، جس طریقے سے سونیا گاندھی جی پہ، راہل گاندھی جی پہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہماری پارٹی کی چھوی خراب کرنے کے لیے، ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، فیملی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اس کو لے کے کافی پروٹیسٹوں پہ چل رہے ہیں، کافی پارٹی ورکرز جگہ میں بہت آکروش ہے، غصہ ہے پارٹی ورکرز میں، اور وہ تمام چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم لوگ کو سینئر لیڈرشپ پہ رہنا چاہیے تھا۔ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے یہ ایشو نیا نہیں ہے، پرانا ایشو ہے، 7-8 سال سے اس ایشو کو لے کے وہ ٹائم ٹو ٹائم ستانا، ہراس کرنا، ٹارچر کرنا یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر کپواڑہ ضلع میں گزشتہ شب مبینہ طور پر اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ مہم سوشل میڈیا پر چلانے کے الزام میں کئی نوجوانوں کو حراست میں لینے کے خلاف آج رکن اسمبلی لنگیٹ شیخ خورشید نے اس کی مذمت کرتے ہوئے پرزور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں آج صبح کئی والدین کی طرف سے فون کالز موصول ہوئیں کہ سوشل میڈیا پر اسرائیلی مصنوعات کے خلاف بائیکاٹ مہم چلانے کے الزام میں کئی نوجوانوں کو گرفتار کیا، حراست میں لیا گیا ہے۔ شیخ خورشید نے کہا کہ انہیں پولیس کی جانب سے اس دوران یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کچھ لڑکوں کے علاوہ باقی نوجوانوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ہماری خدا را یہ گزارش ہے اپنی ایڈمنسٹریشن کو، اپنی پولیس کو، کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، اس وقت لوگوں کی چنی ہوئی سرکار ہے۔ میں
अगर कोई लोग या बाहर आके ये कहते हैं कि हम इस चीज को खाना चाहते हैं, इस चीज को पहनना चाहते हैं या इस चीज का बाइकआउट चाहते हैं, तो इस सिलसिले में ये एक जमहूरी मुल्क को शोभा नहीं देता है कि इंतजामिया आके या पुलिस आके फिर लोगों को हैरास करे, रात के अंधेरे में उनको उठाए और फिर उनको बैन करे, उनके वीडियोस डिलीट करे, उनके मोबाइल फोन जो है वो स्नैच करे। लिहाजा मेरी आपके थ्रू ये गुजारिश रहेगी इंतजामिया को, सरकार को, खासकर इस वक्त एक चुनी हुई सरकार है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, कि मेहरबानी करके खुदा रहा हम इस वक्त 2019 से लेकर जो 2024 तक का जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर था, हम उस जम्मू कश्मीर में नहीं रहते हैं। आज लोगों की चुनी हुई सरकार है, आज लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। तो मेरी चीफ मिनिस्टर साहब को भी ये अपील रहेगी कि आपने काफी खामोशी इख्तियार की असेंबली के अंदर, अब आके असेंबली के बाहर खुदा रहा अगर इस वक्त हमारे नौजवान। उधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जफर हबीब की निगरानी में आज दर्जनों नौजवानों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ज़ैनकोट श्रीनगर इलाके में इस दौरान दर्जनों अफराद का जफर हबीब ने पार्टी में इस्तकबाल किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जफर हबीब ने वक्फ तरमीमी एक्ट पर बात करते हुए कहा कि एक्ट मुकम्मल तौर पर हमारे मजहब में मुदाखलत है। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से जम्मू कश्मीर में हीलिंग टच के बजाय यहाँ लोगों को पुश्तबा दीवार किया जा रहा है। उन्होंने एनसी पर असम्बली में वक्फ तरमीमी एक्ट के पर बात न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए एनसी को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। कोट HMT का एरिया है, शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। बहुत सारे नौजवानों ने आज हमारे साथ जो ज्वाइन किया है, शमूलियत इख्तियार की है, उनमें मोहतरम मुश्ताक साहब है, मुश्ताक अहमद वागे साहब है, बशीर साहब है, बाकी सारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं और कुछ वहाँ पे बैठे हैं। तो इन सब लोगों ने आज अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, तो हमने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया। क्योंकि आप देख सकते हो आज जबकि हमारी पार्टी का अभी कोई रिप्रेजेंटेशन असेंबली में नहीं है, तब भी हमारी पार्टी की तरफ लोगों का आना जोश खरोश से जारी है और हम इन सब को मुबारकबाद देते हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसी तरह से यहाँ पे हमारी कोशिशें रहेंगी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि लोग पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें और हम लोगों के मसाइल मुश्किलें जो है और उन पर इंशाल्लाह और रहमान खरा उतरें। इधर महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर अब्दुल गनी भट्ट की रिटायरमेंट के मौके पर टाउन हॉल चाडूरा में एक शानदार अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में कई अहम अफसरान और साथियों ने शिरकत की, जिनमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE चाडूरा के साथ साथ दीगर कई अफसरान और अहदेदारान शामिल थे। इसके अलावा PHE डिवीज़न चाडूरा के तमाम फील्ड मुलाजमीन और कैजुअल लेबर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस दौरान अब्दुल गनी भट्ट की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। मैं तो एक ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, लेकिन लोगों से पूछो, चाडरा से पूरी डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के लोगों से पूछो, जहाँ भी पानी की किल्लत है मैं एक सिपाही की तरह लोग वहाँ जाता हूँ। पिछले 42 साल मेरी सर्विस आई है, इन 42 सालों में मैंने एक दिन भी लीव नहीं ली और ये अपना फर्ज और ईमान जानकर लोगों की जी जान से खदमत की। और साथ ही साथ मुलाजमी के जो भी जायज मुतालबात हैं हर गवर्नमेंट से बिला लिहाज मजहब मिला बिला सियासत उनके लिए जद्दोजहद की। मैं तो अल्लाह की फजल करम से बिल्कुल मुतमईन हूँ अपनी सर्विस के दौरान और मैं इन मुलाजमों का बहुत ही मशकूर हूँ। बुनियादी चलाने वाले यही हैं। ये जो आपने देखा है ग्राउंड पर लोगों की यही खिदमत करते हैं, मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे साथ दिया, उन्होंने मुझे इज्जत दी, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में हमरा रहे। देखिए अब्दुल गनी भट्ट साहब जो एक मायानाज ट्रेड यूनियन लीडर है, एक मशहूर मारूफ शख्सियत है इलाके चाडूरा में, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में। इनकी रिटायरमेंट 30 अप्रैल को होने जा रही है, तो आज इनकी सबकदोशी के हवाले से एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम यहाँ पे यहाँ के मुलाजमीन ने, इनके बहीखाओं ने, इनके वर्कर्स ने, इनकी जो यहाँ पे 2 यूनियंस है हमारे जो कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के यूनिट प्रेसिडेंट जावेद साहब और हमारे रफीक साहब है, उन्होंने इनके एजाज में यहाँ पे अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया है। तो ये भट्ट साहब की जात का जहाँ तक ताल्लुक है, वो एक मायानाज ट्रेड यूनियन लीडर है। उन्होंने मुलाजमीन के हवाले से बेजबहा कुर्बानियां दी है, वो कुर्बानियों का मुजस्सम
रहसमा उन्होंने ट्रेड यूनियन तहरीक के लिए भी बेजबा कुर्बानियां दी है, मुलाजमीन के हवाले से उन्होंने बेजबा कुर्बानियां दी है। सरकारी सिस्टम को चलाने, जल जीवन मिशन हो या कोई और मामला हो, यहाँ की आवाम तक पीने का साफ पानी पहुंचाने का जहां तक ताल्लुक है, इन्होंने उस हवाले से इंतहा कोशिश की है और लामहदूद काम किया है। तो इनके काम को याद रखा जाएगा और इनके हवाले से तो मुलाजमीन हमेशा इनकी कमी को महसूस करेंगे। तो हम अपनी तरफ से यही दुआ करते हैं कि अब्दुल गनी भट्ट साहब की जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है, अल्लाह उसको सही सलामत रखे, उनके बच्चों को आबाद रखे और उसकी आने वाली जो जिंदगी है वो खुशहाल। नाज़रीन, ये था आज का दिन भर। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।